अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो लाज़मी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। आई होप आप सब मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो मज़ीद अपना स्टोरीज़ के लिए जुड़े रहिए नसीब हॉरर वॉइस के साथ और हमारी हॉरर फैमिली का हिस्सा बने रहिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की जानिब। दोस्तों ये स्टोरी सलमान की है जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है। चलिए सुनते हैं सलमान की स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम नसीब भाई, मेरा नाम सुलेमान है और मैं फैसलाबाद की पुरानी टेक्सटाइल फैक्ट्री में नाइट ड्यूटी करता हूँ। मेरी शिफ्ट शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक होती है। फैक्ट्री शहर से कुछ दूर एक सुनसान इलाके में वाक़या है, जहाँ रात के वक्त बंदा चिराग लेकर भी ढूंढे तो शायद कोई ना मिले। ये वाक़या उस रात का है जब पूरे शहर में मूसलाधार बारिश हो रही थी और हर गली हर सड़क पानी में डूबी हुई थी। मैं हमेशा की तरह वक्त पर फैक्ट्री से निकला, मोटरसाइकिल को स्टार्ट किया और हेलमेट पहनकर घर की तरफ रवाना हुआ। मेरे घर का रास्ता छोटे छोटे खेतों, कच्ची सड़कों और एक पुराने कब्रिस्तान से होकर गुजरता है। ये रास्ता दिन में तो किसी हद तक मामूल का लगता है, मगर रात के वक्त बस दिल को काबू में रखना पड़ता है। 12 बजे का वक्त था। बारिश की रिमझिम अब मूसलाधार बारिश में बदल चुकी थी। मैं मोटरसाइकिल की रफ्तार कम रखे जा रहा था क्योंकि सड़क पर फिसलन बहुत ज़्यादा थी। हेडलाइट्स की रोशनी में धुंध और बारिश के बायस बमुश्किल 10-15 फीट दूर तक दिखाई दे रहा था। लेकिन उस रात कुछ और ही था, कुछ गैर मामूली। तकरीबन 15 मिनट का सफ़र तय करने के बाद मैं उस जगह पहुंचा जहां दाएं जानिब वो पुरानी सुनसान गली निकलती थी जो मेरे घर के करीब जाती है। लेकिन जैसे ही मैंने वहां का रुख किया, अचानक मेरी मोटरसाइकिल की लाइट्स एकदम बुझ गई। मुझे लगा शायद पानी चला गया होगा, मगर जैसे ही मैंने दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, मेरी मोटरसाइकिल स्टार्ट ही नहीं हुई। मैंने गहरी सांस ली और सोचा कि शायद थोड़ा रुक कर दोबारा कोशिश करूं। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। अंधेरा इतना था कि मैं अपना हाथ सामने करूं तो वो भी दिखाई ना दे। और ऐसे में अचानक मुझे किसी के चलने की आवाज़ आई। छप छप छप। पानी में चलने की आवाज़, जैसे कोई बहुत आहिस्ता मेरे पीछे से करीब आ रहा हो। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। मैंने फौरन पीछे पलट कर देखा, मगर वहां कोई न था। मैंने दिल को समझाया, सलमान कुछ नहीं है, पानी गिर रहा है, आवाज़ शायद उसी का धोखा हो। मैं झुककर दोबारा मोटरसाइकिल चेक करने लगा और तभी वो आवाज़ दोबारा आई। लेकिन इस बार वो सिर्फ चलने की आवाज़ न थी, किसी के हल्के हल्के कराहने की आवाज़ भी साथ में सुनाई दे रही थी। मैंने हड़बड़ाकर इधर उधर देखा और सामने की तरफ एक पुराना बरगद का दरख्त था। उसके नीचे कुछ हरकत महसूस हुई। मैं चंद कदम आगे बढ़ा ताकि बेहतर अंदाज में देख सकूं, और जो मंजर मैंने देखा वो मेरी आंखों को साकित कर गया। वो कोई औरत थी, सफ़ेद लिबास में, लंबे बाल जो चेहरे पर झुके हुए थे। वो ज़मीन पर बैठी हुई थी और धीरे धीरे झूल रही थी। मैंने अपने कदम रोक दिए। मेरे हलक से आवाज़ तक ना निकल रही थी। बीबी, आपको कुछ चाहिए? मेरी आवाज़ कांप रही थी। वो औरत अचानक रुकी और एकदम अपना चेहरा ऊपर किया। अल्लाह की पनाह, उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ एक स्याह खोखला गड़ा, आंखों की जगह खाली सुराख और मुंह से स्याह खून टपक रहा था। मैं चीख भी न सका, फौरन पीछे मुड़ा और मोटरसाइकिल को धक्का देने लगा। मगर जैसे ही पीछे देखा वो वहां नहीं थी। उसकी जगह एक अजीब सा स्याह साया खड़ा था, बहुत लंबा,
और उसकी गर्दन कमर तक झुकी हुई थी और वो मुसलसल मेरी तरफ देख रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे ज़मीन मेरे कदमों से निकल गई हो। मैंने मोटरसाइकिल छोड़ दी और भागना शुरू कर दिया। पानी, कीचड़, अंधेरा, खौफ और वो साया। मेरे कदम लड़खड़ाते जा रहे थे और पीछे से वो साया अब चल नहीं रहा था, बल्कि ज़मीन पर घसीटता हुआ मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं सांसें रोके जोर जोर से भाग रहा था और अचानक एक गली के कोने पर आकर गिर गया। मेरे घुटने छल हो गए। मैं फौरन उठा और करीब ही एक पुरानी दुकान के छज्जे के नीचे पनाह ली। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि लगता था सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। और तभी मेरी नज़र दुकान के शीशे पर पड़ी। मैं अकेला नहीं था वहां पर। शीशे में मेरे पीछे एक और साया था। मैंने पीछे मुड़कर देखा मगर वहां कोई न था। फिर शीशे में दोबारा देखा, साया फिर वही था। अब वो मेरे साथ साथ था। मैं जिस दुकान के छज्जे के नीचे छुपा हुआ था वो एक पुरानी टायर की शॉप थी जो कई बरसों से बंद पड़ी थी। मैं कांपते हाथों से जेब से मोबाइल निकालने लगा ताकि किसी को कॉल कर सकूं, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन बिल्कुल स्याह थी। न बैटरी खत्म हुई थी ना कोई खराबी, बस जैसे किसी ने इसकी रूह खींच ली हो। बारिश बदस्तूर बरस रही थी मगर अब उसमें एक अजीब सा शोर शामिल हो चुका था, जैसे कोई बहुत भारी चीज जमीन पर बार बार गिर रही हो। धम धम धम। फिर अचानक वही साया दुकान के अंदर शीशे के उस पार बिल्कुल साकित खड़ा मुझे घूर रहा था, मगर शीशे पर बूंदें गिरती जा रही थी और वो अपनी जगह से हिला तक न था। मैंने हौसला किया और बाहर निकला, गली के दूसरे कोने की तरफ दौड़ने लगा। 5 मिनट दौड़ने के बाद मैं एक छोटे से पुल पर पहुंचा जहां नीचे नाला बह रहा था। पानी की सतह काफी बुलंद थी और इर्द गिर्द मुकम्मल सन्नाटा। मगर तभी पुल के बीचों बीच मुझे एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ नजर आया। 12-13 साल का, नंगे पांव गीली मिट्टी में बैठा हुआ, सर झुकाए। मैं रुका और दिल में कुछ नरम जज्बा पैदा हुआ। बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ है? बच्चा साकित रहा। मैं उसके नादानिस्ता तौर पर करीब गया और जैसे ही मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, मुझे मत देखो, एक करख्त भारी गैर इंसानी आवाज मेरे कान में गूंजी। मैंने फौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया। बच्चा आहिस्ता से उठा और जैसे ही उसने चेहरा ऊपर किया, उसका चेहरा इंसानी न था। आंखें उल्टी थी, मुंह कटा हुआ और उसका गला ऐसा था जैसे अभी अभी उसे काटा गया। उसने एक अजीब सी चीख मारी और पूरी फिजा में तूफान बर्पा हो गया। दरख्त हिलने लगे, बारिश का रुख बदल गया और पुल डोलने लगा। मैं फिर भागा, इस बार अंधाधुंध भागा। मुझे अपना घर याद आ रहा था, मेरी माँ, मेरे बच्चे, मेरी बीवी। मैं जिंदा रहना चाहता था, लेकिन वो चीज़ें मुझे छोड़ने को तैयार ना थी। रास्ते में जगह जगह साए, धुंध में छुपे चेहरे, आवाज़ें कुछ और थी जो गलियों के किनारे खड़ी बस हंस रही थी, मगर उनकी हंसी में जिंदगी नहीं थी, सिर्फ एक खालीपन था। आखिरकार मैं अपने घर के करीब पहुंचा तो मैं मुकम्मल भीगा हुआ था, कीचड़ से भरा हुआ और मुकम्मल होश में ना था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खटखटाया, मेरी बीवी ने दरवाज़ा खोला और पीछे हट गई। मेरी ऐसी हालत देखकर उसने मुझे सहारा दिया और अंदर ले जाकर बेड पर लिटा दिया। सुबह जब मैं उठा तो सारा वाकया घर वालों को बताया तो सब बहुत परेशान हुए। उसके बाद से मेरी ज़िंदगी कभी वैसी नहीं रही। रात को सोते हुए वही चेहरे, वही साए मेरे ख्वाबों में आते हैं। और सबसे डरावनी बात ये, जब कभी बारिश की रात होती है तो मेरे घर के बाहर वो बच्चा फिर से नजर आता है और वो बस एक ही बात कहता है, मुझे मत देखो। दोस्तों, बढ़ते हैं एक और स्टोरी की जाने। रात के ठीक 12 बज रहे थे। आसमान पर चांद बादलों में छुपता और निकलता जा रहा था और हवा में एक अजीब सी नमी और खामोशी थी। मेरा नाम वकास है। मैं अपने 4 करीबी दोस्तों असद,
फराज, तैमूर और सलमान के साथ उस सरकारी स्कूल की तरफ जा रहा था जो हमारे इलाके में अस्सेब ज़्यादा मशहूर था। ये स्कूल शहर के पुराने सुनसान इलाके में वाक़या था, जहाँ दिन के वक्त भी लोग अकेले जाने से कतराते थे। स्कूल कई सालों से बंद पड़ा था और कहा जाता था कि एक वक्त में वहाँ अचानक बहुत से बच्चे पुरअसरार तौर पर लापता हो गए और कुछ उस्ताज़ा ने खुदकुशी कर ली, मगर कोई इसकी असल हकीकत नहीं जानता था। हमने सुना था कि रात के वक्त उस इमारत से बच्चों के रोने की आवाज़ें, पुरअसरार कहकहे और दरवाज़ों से ज़ोर शोर से बंद होने और खुलने की आवाज़ें आती हैं। हम पांचों दोस्तों ने हिम्मत बांधी और फैसला किया कि आज रात खुद जाकर देखेंगे कि असल सच क्या है। जब हम सब स्कूल के मेन गेट पर पहुंचे तो दरवाज़ा खुला हुआ था। ये पहला हैरानकुन लम्हा था, क्योंकि स्कूल कई सालों से बंद था और लोहे का गेट आम तौर पर ताले से बंद होता था। ये दरवाज़ा खुला कैसे है? सलमान ने सरगोशी में पूछा। शायद कोई पहले आ चुका है यहाँ, तैमूर ने जवाब दिया, मगर उसकी आवाज़ में कुछ यकीन न था। मैंने टॉर्च ऑन की और हम सब खामोशी से अंदर दाखिल हो गए। स्कूल के अंदर खूब अंधेरा था और हवा में नमी के साथ एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कुछ पुराना गला सड़ा पड़ा हो। हाल के फर्श पर खुश पत्तों की आवाज़ें और हमारे कदमों की गूंज एक अजीब सा माहौल पैदा कर रही थी। अचानक हमें लगा जैसे किसी ने दूर से एक दरवाज़ा बंद किया हो। अचानक हमें लगा जैसे किसी ने दूर से एक दरवाज़ा बंद किया हो, जोर से। हम सब एक लम्हे के लिए रुक गए। क्या किसी ने सुना? फराज ने धीमी आवाज़ में कहा। मैंने इस बात में सर हिलाया, मगर किसी ने कुछ न कहा। हमने तय किया था कि डरना नहीं। हम पहली मंजिल की तरफ बढ़े। एक पुरानी क्लास का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। अंदर झांका तो पुरानी मेज़ें, कुर्सियों और एक ब्लैक बोर्ड नजर आया। अचानक फराज ने कहा, यार ये देखो, कुर्सी हिल रही है। हम सब ने आंखें फाड़ कर देखा। वाकई एक लकड़ी की कुर्सी आहिस्ता आहिस्ता आगे पीछे हिल रही थी, जैसे कोई अभी वहां से बैठा हो और उठकर गया हो। सलमान ने कहा, शायद हवा हो। दरवाजे बंद हैं और खिड़कियां भी, हवा कैसे आ सकती है? असद ने दलील दी। हम सब खामोश हो गए। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। स्कूल में एक कमरा ऐसा था कि उस कमरे में दीवार पर एक बड़ा सा आईना लगा हुआ था। हम उस कमरे में दाखिल हुए और टॉर्च की रोशनी आईने पर पड़ी तो हम सबके अक्स उस आईने में दिखाई दिए। लेकिन एक अक्स ऐसा था जो हम में से किसी का ना था। वो अक्स हमारे पीछे एक औरत का था, सफ़ेद लिबास में, बाल खुले हुए और आंखें स्याह और गहरी जैसे खाई हो। मैंने फौरन पलट कर देखा, वहां कुछ न था। यार, अभी यहाँ कोई था। मैंने आईने में देखा और कांपते हुए बोला, मैंने भी देखा है। तैमूर ने कहा। उसी लम्हे आईने पर अचानक एक हाथ का निशान उभरा, जैसे किसी ने अंदर से छूकर निशान बनाया हो। हम सब चीखे और पीछे हट गए। अब हम तेजी से नीचे की तरफ भागे और स्कूल की लाइब्रेरी की तरफ गए, जो स्कूल के सबसे पुराने हिस्से में वाक़या थी। हमने दरवाज़ा धकेला और अंदर दाखिल हो गए तो अचानक हमें महसूस हुआ कि जैसे कोई हमें देख रहा हो। किताबों की अलमारियों के दरमियान हमें एक साया सा हरकत करता हुआ दिखाई दिया। सलमान ने टॉर्च वहाँ की तो हमें वहाँ एक आदमी दिखाई दिया जो लाइब्रेरियन की वर्दी में था, मगर उसका चेहरा बिल्कुल साफ नहीं था। आंखें सफेद, जिल्द पर चमकदार स्याही जैसे धब्बे और जिस्म के निचले हिस्से की कोई हरकत न थी। कौन हो तुम? फराज ने पूछा, लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब न दिया, सिर्फ उंगली से हमें खामोश रहो का इशारा किया। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता एक दीवार की तरफ चला गया और दीवार में घुस गया। हमारे कदमों तले से जमीन निकल गई। हम में से किसी में भी हिलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आखिरी कमरा जो हमने देखा वो पुराना स्टोर रूम था।
इसके अंदर दाखिल होने से पहले ही हमें एक मध्यम सी रोशनी नजर आई। अंदर गए तो वहां तकरीबन 12 मोमबत्तियां जल रही थी, जो कि दायरे में रखी हुई थी, और बीच में एक पुराना स्याह रंग का तख्ता था जिस पर कोई चीज लिखी हुई थी, किसी और जुबान में। हमें लगा जैसे हम किसी जादुई रस्म के बीच में आ गए हों। ये जगह खतरनाक लग रही है, चलो वापस चलते हैं, असद ने कहा। मगर जैसे ही हम मुड़े, दरवाजा खुद ब खुद जोरदार तरीके से बंद हो गया। मोमबत्तियां तेजी से बुझने लगी, एक के बाद एक। हमने चीखना शुरू किया, दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर बेसू। अचानक किसी ने मेरे कान के करीब आकर सरगोशी की, तुम यहां से जिंदा नहीं जाओगे। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ ना था, मगर मेरे दोस्तों के चेहरे भी बता रहे थे कि इन्होंने भी कुछ सुना है। अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। हम सब भागते हुए बाहर निकले, बिना पीछे देखे। स्कूल के गेट से बाहर पीछे से सिर्फ एक आवाज सुनाई दी, तुम वापस आओगे। हमने जिंदगी में कभी ऐसा खौफ महसूस नहीं किया था, मगर जो सब उस खौफनाक रात में हुआ वो अगले दिन हमारे सामने आए। स्कूल से बाहर निकलते ही हम सब ने एक दूसरे को देखा। कोई कुछ बोलने के काबिल ही ना था। सांसें तेज, दिल की धड़कन बेकाबू, और पसीने में शराबूर हम पांचों जैसे अभी अभी मौत के मुंह से वापस आए हों। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे और हम सीधे अपने घरों को रवाना हो गए। लेकिन हमें मालूम था कि हमारा वो रात का सफर वहीं खत्म नहीं हुआ था। असल खौफ तो अब शुरू होने वाला था। सुबह जैसे ही मैं बेदार हुआ, मेरे फोन पर एक अजीब मैसेज मौजूद था, तुमने मेरी नींद खराब की है, अब मैं तुम्हें जगाता रहूंगा। ये पैगाम न किसी नंबर से आया था, न किसी ऐप से, सिर्फ अननोन लिखा हुआ था। मैं समझा शायद कोई मजाक है, मगर जैसे ही मैं बिस्तर से उठा, मेरी टांग पर एक जलने का निशान था, बिल्कुल वैसा ही दायरा जैसा हमने स्कूल के स्टोर रूम में मोमबत्तियों के बीच में देखा था। मैं घबरा गया, फौरन असद, फिराज, तैमूर और सलमान को कॉल की। हैरानी की बात यह थी, हम पांचों के जिस्म पर वही निशान मौजूद थे और हम सबको रात वही सरगोशी ख्वाब में सुनाई दी थी, तुम वापस आओगे। उस शाम हमें तैमूर की माँ का फोन आया। उनकी आवाज कांप रही थी। वो कह रही थी, तैमूर खुद को कमरे में बंद करके अजीब और गरीब बातें कर रहा है, कह रहा है कोई लड़की इसे बुलाती है आईने से। हम फौरन तैमूर के घर पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद था और अंदर से चीखने की आवाजें आ रही थी। वो कहती है, मुझे आजाद करो, मैं वही हूं जिसे तुमने आईने में देखा था। हमने दरवाजा तोड़ा। तैमूर फर्श पर लेटा था, आंखें सुर्ख, जिस्म कांप रहा था। हमने मौलवी साहब को बुलाया। उन्होंने तैमूर पर दम किया, मगर जैसे ही वो दम कर रहे थे, तैमूर की जुबान किसी और ही जुबान में बोलने लगी। अरबी, फारसी और कुछ अल्फाज ऐसे थे जिन्हें हमने कभी ना सुना था। मौलवी साहब के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। ये महज असेब नहीं, ये किसी कैद रूह का असर है। तुम लोग कहाँ गए थे? हमने मौलवी साहब को सारा वाकया सुनाया तो मौलवी साहब ने गहरा सांस लिया और कहा, तुमने उस जगह की हदूद तोड़ी है जहां कैदशुदा अरवाह बंद थी, और अब तुम सब उसके निशानज़दा हो। अगले दिन सलमान के साथ एक और अजीब वाकया पेश आया। उसने बताया कि जब वो सुबह नहा रहा था, तभी बाथरूम के आईने में एक धुंधली सी लड़की नजर आई। उसने आंखें बंद की और जब खोली तो वो गायब थी। लेकिन जब बाहर आया तब उसकी गर्दन के पीछे एक नाखून के निशान जैसी खराशें थी। हम सब रोजाना कोई ना कोई नई चीज देखने लगे, कभी साया, कभी किसी के चलने की आवाज, कभी दरवाजे खुद ब खुद खुलते बंद होते। हम पांचों एक दूसरे के साथ रहने लगे, मगर कुछ था जो हमें हर जगह फॉलो कर रहा था। राज ने एक दिन तहकीक करने के लिए फैसला किया। वो शहर के रिकॉर्ड ऑफिस गया और उस स्कूल के पुराने फाइल्स निकलवाई। वहाँ एक फाइल मिली जिस पर लिखा था, केस फाइल जाहिदा बीबी, रूहानी तालीम की खुफिया क्लास। इस फाइल में दर्ज था कि 1987 में इस स्कूल में एक पुरानी टीचर जाहिदा बीबी
बच्चों को आम तालीम के साथ साथ खुफिया तौर पर रूहानी अमल भी सिखाती थी। वो खुद को रूहों की मुअल्लिमा कहती थी। एक दिन एक बच्चा अचानक गायब हो गया और उसके बाद क्लास के बाकी 9 बच्चे भी। स्कूल बंद कर दिया गया, मगर जाहिदा बीबी की लाश कभी ना मिली। फराज ने हमें बताया, लगता है वो आज भी वही है जो आईने में थी, और वही है जो हमें बुलाती है। हमने फैसला किया कि अब मज़ीद छुपना नहीं, हमें वापस स्कूल जाना होगा और जो कुछ भी है उसका सामना करना होगा। मौलवी साहब ने हमें कुछ आयात दी और कहा, याद रखना, तुम्हारा खौफ तुम्हें ख़त्म कर देगा, मगर अगर दिल मजबूत हो तो शयातीन भी छुप जाते हैं। हम उसी रात तकरीबन 12 बजे स्कूल वापस पहुंचे। जैसे ही अंदर कदम रखा, हमें लगा जैसे किसी ने हमें देखकर मुस्कुराया हो। हम वही आईने वाला कमरा ढूंढते हुए पहुंचे। आईना पहले से ज़्यादा धुंधला था, मगर इस बार साफ दिखाई दे रहा था कि अंदर कोई मौजूद है। और फिर अचानक आईने से जाहिदा बीबी बाहर निकली। सफेद लिबास, स्याह आंखें और होंठों पर एक पुरइसरार मुस्कुराहट। तुम वापस आ गए, उसने कहा। तुमने मुझे जगाया, अब तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। हमने आयात जोर जोर से पढ़ना शुरू की। जाहिदा बीबी की आवाज़ तेज से तेज तर होती गई। वो चीखने लगी, दीवारें लरजने लगी और आईना फटने के करीब था। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं, वो चीखी। लेकिन जैसे ही हमने आखिरी आयत मुकम्मल की, आईना जोर से चटका और वो गायब हो गई। आईना ज़मीन पर गिरा और इसके साथ ही एक ज़ोरदार धमाका हुआ। हम सब बेहोश हो गए। जब आँख खुली तो हम स्कूल के बाहर थे। सुबह हो चुकी थी, हमारे जिस्म हल्के थे, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और सबकी आंखों में आंसू थे। हम बच गए थे। हम जानते थे कि वो रूह ख़त्म नहीं हुई, मगर शायद वो वापस अपनी कैद में चली गई थी। आज भी जब रात को आईना देखता हूँ तो कभी कभी लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। जाहिदा बीबी शायद मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। कभी कभी एक सरगोशी आज भी सुनाई देती है। तुमने मुझे जगाया था, मैं अभी तक सोई नहीं हूँ। जी दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आप या आपके किसी जानने वाले के साथ कोई ऐसा खौफनाक वाक़या पेश आया हो और आप उसे हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद मेरे व्हाट्सएप नंबर पर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरे घर वालों को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने चाहा तो मिलते हैं किसी और खौफनाक स्टोरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।